यहाँ पर एक फंक्शन f दे रखा है जो r से r पर डिफाइन है और जो f फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन किया गया है एफ एक्स इक्वल टू -5 t माइनस वन रेज टू द पावर 3 dt। तो आपको बताना है कि जो फंक्शन f है ये किस इंटरवल में वन वैल्यू अटेन कर सकता है। तो यहाँ पर चार इंटरवल दे रखे हैं और हमें बताना है कि कौन सा पॉसिबल इंटरवल होगा। तो सबसे पहले जो एफ एक्स है उसको हम निकाल लेते हैं क्योंकि यहाँ पर एफ एक्स जो है इंटीग्रल के फॉर्म में दे रखा है। तो एफ एक्स जो होगा वो होगा टी माइनस वन अपॉन फोर और इसकी पावर भी फोर और इसकी जो लिमिट है वो रहेगी -5 टू x। अगर हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा 1/4 x माइनस वन रेज टू द पावर फोर माइनस वन माइनस सिक्स रेज टू द पावर फोर। ये हमें एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब हम इसका एफ प्राइम एक्स निकाल लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये होगा 4/4 x माइनस वन रेज टू द पावर थ्री और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वन रेज टू द पावर थ्री। यहाँ से हम डबल प्राइम भी निकाल लेते हैं तो वो मिलेगा हमें 3x माइनस वन होल स्क्वायर। ये हमें मिलता है। तो अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से देखते हैं तो एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा सभी एक्स के लिए जो वन से बड़ी है और एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन होगा सभी एक्स जो वन से कम है। ये हमें यहाँ से पता चलता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है क्योंकि एफ डबल प्राइम एक्स जो है उसमें एक्स माइनस वन होल स्क्वायर आ रहा है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा यानी कि एफ डबल प्राइम एक्स आपका ग्रेटर देन ज़ीरो है। इससे ये पता चलता है कि फंक्शन जो है यहाँ से तो हमें ये पता चलता है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है वन से और डिक्रीजिंग है वन से लेस पर और एफ डबल प्राइम से हमें ये पता चलता है कि फंक्शन कॉनकेव अप डायरेक्शन में है। यानी कि आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है। मान लीजिए ये पॉइंट जो है ये x इक्वल टू वन है और ये मान लीजिए y एक्सिस है। तो यहाँ पर हमें पता है कि वन से फंक्शन इंक्रीजिंग है और वन से लेस पर डिक्रीजिंग है और कॉनकेव अप में है तो वो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा यानी कि एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर हमें मिल जाती है। अब हम ये पता कर लेते हैं कि जो y एक्सिस है मान लीजिए ये y एक्सिस है जो मैं डॉटेड बना रहा हूँ। अगर ये y एक्सिस है अगर ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है कर्व को तो ये दो पॉइंट पर करेगी। तो ये दो पॉइंट क्या हो सकते हैं हम इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है एक्स एक्सिस के हम वो देख लेते हैं। तो जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स वो हमें मिलता है 1/4 एक्स माइनस वन रेज टू द पावर सिक्स माइनस सिक्स रेज टू द पावर फोर। ये मिलता है एक्स माइनस वन रेज टू द पावर फोर माइनस सिक्स रेज टू द पावर फोर। ये कब जीरो होगा जब ये वाला वैल्यू एक्स माइनस वन जो है वो प्लस माइनस सिक्स हो जाए क्योंकि यहाँ पर इवन पावर है। इसका मतलब हुआ एक्स माइनस वन जो है वो प्लस माइनस सिक्स हो जाए। तो इसका मतलब हुआ एक्स इक्वल टू सेवन और एक्स इक्वल टू माइनस फाइव। इन ये दो वैल्यू पर फंक्शन जो है वो ज़ीरो होगा। यानी कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेप्शन है यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। ये है x इक्वल टू माइनस फाइव और ये हमें मिलता है x इक्वल टू सेवन। तो यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्योंकि x एक्सिस से बिलो है तो यानी कि फंक्शन कभी भी वन को अटेन नहीं कर सकता है। किस इंटरवल में -5 से 7 में जो फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स इक्वल टू वन कभी भी नहीं हो सकती है इस इंटरवल में। जब आपका एक्स जो है वो बिलोंग करेगा -5 से 7 में तो आपका एफ एक्स नेवर इक्वल टू वन। ये है। तो अब हमें ये पता चल गया है कि इस इंटरवल में तो फंक्शन की वैल्यू वन नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब हुआ इसके बियॉन्ड हो सकती है। तो इसके बियॉन्ड होगी तो ऑप्शन ए जो है वो है -6 से 0 और ये क्लोज्ड इंटरवल है और फंक्शन जो वैल्यू है
जिसमें 1 नहीं हो सकते वो है ये। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें आपकी पॉसिबिलिटी है कि फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाए, क्योंकि 7 पर ये 7 पर -6 से 0 है ये। अगर -6 से 0 है तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर ये हो सकता है 6 पर 1, तो ये हमारी पॉसिबिलिटी होगी। ऑप्शन बी जो है वो है -2 से 4। -2 से जो 4 है ये सबसेट है -5 से 7 का, और इसमें 1 नहीं हो सकता है तो इसमें भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा रोंग हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो 2 से 8 है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो 8 है वो 7 से बियॉन्ड है। और ऑप्शन डी जो है वो 6 से 12 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 12 है वो भी 7 से बियॉन्ड है। तो आपकी जो पॉसिबिलिटी नहीं है, आपकी पॉसिबिलिटी बी नहीं है, बाकी आपकी पॉसिबिलिटी ए, सी और डी तीनों है। बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट सम की बात की गई है। तो अगर ऑप्शन ए की बात करें, इसमें डायरेक्ट सम है Z2 और Z3 का। अगर कोई एक एलिमेंट हम मान लेते हैं ए बी इस डायरेक्ट सम में बिलोंग करता है, तो ए जो है वो Z2 से आएगा और बी Z3 से आएगा। अगर इसका ऑर्डर निकालना है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, एलसीएम होगा इंडिविजुअल ऑर्डर के, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए कॉमा ऑर्डर ऑफ बी। इस तरह से इसका एलसीएम इक्वल होगा। हमें यहाँ पर चेक करना है कि कौन आइसोमॉर्फिक है। तो आइसोमॉर्फिक है तो उसके एलिमेंट्स के ऑर्डर भी सेम होंगे। तो यहाँ पर अगर हम एक एलिमेंट Z2 डायरेक्ट सम विद Z3 में अगर मान लेते हैं तो उसका ऑर्डर हम इस तरह से निकालेंगे, और इसमें एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा और एक का 3 होगा ही होगा। बाकी की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक तो होगा ही। और इसका जो एलसीएम है वो 6 आएगा, लेकिन यहाँ पर Z6 में अगर हम Z6 का ऑर्डर देखते हैं तो ये भी 6 है। तो ये आइसोमॉर्फिक है, यानी कि ये आइसोमॉर्फिक हो सकता है। अभी हम इसकी पॉसिबिलिटी है हमारे पास। अब ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में अगर हम एक एलिमेंट मानते हैं तो उसका एलसीएम निकालो। उसका एलसीएम 3,3, यानी कि एलसीएम इसका 3 ही आ जाएगा। और Z9 जो है उसमें ग्रुप का ऑर्डर 9 है, और यहाँ पर या इसमें एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका ऑर्डर आपको 9 मिलेगा और यहाँ पर ऑर्डर 3 मिल रहा है, तो ये आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। अब ऐसे ही अगर हम सी पार्ट में चेक करते हैं, Z4 डायरेक्ट सम विद Z6, इसमें एक एलिमेंट का ऑर्डर एलसीएम ऑफ 4,6 के बराबर होगा। एक कोई एलिमेंट है तो इसका 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, और यहाँ पर Z24 का ऑर्डर के बराबर नहीं है, तो ये तो आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। ऑप्शन डी को अगर चेक करते हैं तो एलसीएम अगर हम देखते हैं 2, 3, 5 का, तो ये 30 आता है, जो कि Z30 के इक्वल है, तो ये आइसोमॉर्फिक होगा। तो ऑप्शन ए और डी आइसोमॉर्फिक होंगे, बाकी बी और डी आइसोमॉर्फिक नहीं है। Please like, subscribe and press bell icon for all notification. V with a set of 2 by 2 matrices with complex entries such that A11 plus A22, ये A11 और ये A22, यानी कि डायगोनल एंट्रीज का सम 0 है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो भी एंट्री होगी उसका इस तरह डायगोनल का जो सम होगा वो 0 होगा V में। लेट W बी द सेट ऑफ मैट्रिसेस इन V। इन V का मीनिंग हो गया यहाँ पर कि जो W में मैट्रिसेस आ रहे हैं वो V से ही आ रहे हैं। V से आ रहे हैं तो ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करके आएंगे, यानी कि डायगोनल सम उनका 0 होगा। विद W के साथ एक कंडीशन वो ले ली गई है कि A11 A12 ये एंट्री प्लस A21 बार इसका कॉन्जुगेट इक्वल टू 0, यानी कि इस तरह से जो क्रॉस डायगोनल है उसका सम भी 0 होगा, यानी कि कॉन्जुगेट सम। तो आपसे पूछा गया देन अंडर यूजुअल मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। वे इज अ वेक्टर स्पेस ओवर C, वे इज अ वेक्टर स्पेस ओवर R,
W इज अ वेक्टर स्पेस ओवर C एंड ओवर R। तो आपको V और W को बताना है कि वो वेक्टर स्पेस होंगे ओवर C और ओवर R। तो हमें ये चेक करना है। तो हमने अपनी ग्रुप ग्रुप थ्योरी और जब हमने वेक्टर स्पेस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, तो हमने वहां पर ये भी पढ़ा था कि अगर कोई सेट मैट्रिसेस से फॉर्म हो रहा है और उसकी मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं कॉम्प्लेक्स एंट्रीज हैं, यानी कि जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स है, तो वो वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है। यानी कि अगर मैं S बोलूं, S एक 2x2 मैट्रिसेस का सेट है विथ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज, तो S एक वेक्टर स्पेस होगा अंडर यूजुअल एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो V जो है वो सबसेट हो गया इसका, और ये कंडीशन साथ में है। तो हमें चेक करना है कि V इसका सब स्पेस होगा या नहीं होगा। तो सब स्पेस टेस्ट लगा देंगे। तो 0 0 0 0 बिलोंग्स बी, क्योंकि इसका डायगोनल सम 0 है तो V में बिलोंग्स कर जाएगा। अब हमें देखना है लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी कि अल्फा ए प्लस बीटा बी, ये V में बिलोंग्स करता है या नहीं करता है, ये चेक करना है। यहाँ पर अल्फा और बीटा मेरे स्केलर हैं, यानी कि फील्ड से आ रहे हैं। तो वो रियल फील्ड या कॉम्प्लेक्स फील्ड है वो बाद में जस्टिफाई कर लेंगे, पहले हम इसको ले लेते हैं। तो ए मैं कंसिडर कर लेता हूँ, A11, A12, A21, A22, ये मैट्रिक्स ए हो गया। इसका डायगोनल सम 0, यानी कि A11 प्लस A22 इक्वल टू 0, ये कंडीशन के साथ है। ऐसे मैट्रिक्स बी है, वो हो गया B11, B12, B21, B22, और इसकी भी कंडीशन क्या है, डायगोनल सम 0, यानी कि B11 प्लस B22 इक्वल टू 0। लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि अल्फा टाइम्स ए, तो अल्फा 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 सभी पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे ही बीटा टाइम्स बी, तो यहाँ पर बीटा सब पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और फिर हमें लेना है एडिशन, तो एडिशन का मीनिंग है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज के साथ ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा A11 प्लस बीटा B11, अल्फा A12 प्लस बीटा B12, ऐसे ही हो जाएगा अल्फा A21 प्लस बीटा B21, अल्फा A22 प्लस बीटा B22। अब सिर्फ मुझे इतना सा चेक करना है कि ये जो डायगोनल पर एंट्रीज आई हैं इनका सम 0 है या नहीं। तो अल्फा A11 प्लस बीटा B11 प्लस अल्फा A22 प्लस बीटा B22 इक्वल टू, यहाँ पर अल्फा और अल्फा है तो मैं आउटसाइड ले लेता हूँ कॉमन, A11 प्लस A22, ऐसे ही बीटा सेकेंड और फोर्थ टर्म से बीटा कॉमन लिया, B11 प्लस B22, और A11 प्लस A22 ये डायगोनल सम था, तो अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 0, फाइनली 0 हो गया। अल्फा और बीटा मेरे कुछ भी हो, चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, तो ये बिलोंग्स कर जाता है जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो V को। तो V क्या हो गया, एक वेक्टर स्पेस हो गया ओवर R एंड C, क्योंकि अल्फा और बीटा हम दोनों चूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं आ रहा है। अब मुझे चेक करना होगा W को। तो W की जो एंट्रीज हैं वो V से ही आ रही हैं, तो उसका जो मैट्रिक्स जब हम कंसिडर करेंगे तो पहले देख लेते हैं, इसमें 0 0 होगा ही, क्योंकि 0 का कॉन्जुगेट लेंगे तो 0 ही। तो ये डायगोनल और ये डायगोनल सम 0 आ रहा है, तो 0 तो है ही। अब मैं मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूँ A11, ऊपर वाली मैट्रिक्स ही है सेम। अल्फा और बीटा शुरुआत में मैं रियल ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेट दिया गया है, तो रियल के साथ कॉन्जुगेट कोई फर्क नहीं आएगा।
तो मैं अल्फा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स बी ये ले रहा हूँ, तो मेरा यही मैट्रिक्स रहेगा, हो जाएगा। लेकिन अब मुझे चेक करना होगा, ये तो क्योंकि वी की प्रॉपर्टी से आ रहा है तो ये तो फॉलो होगा ही होगा। अब मुझे सिर्फ ये चेक करना है, तो अल्फा A12 प्लस बीटा B12 प्लस इसका कॉन्जुगेट अल्फा, क्योंकि अल्फा और बीटा रियल हैं तो कॉन्जुगेट पर अल्फा और बीटा पर कोई फर्क नहीं आएगा। A21 बार प्लस बीटा B21 बार। मैं क्या करूंगा, अल्फा कॉमन ले लूंगा, A12 प्लस A21 बार, ऐसे ही बीटा कॉमन ले लूंगा, B12 प्लस B21 बार। तो ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा इंटू ज़ीरो प्लस बीटा इंटू ज़ीरो। ये यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लोर और कर सकते हैं आप। एक्चुअली ये यहाँ पर जो है A11 A12 A21 A22, तो A12 और इसका बार ये ज़ीरो है, इन दोनों का सम। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे बी, ऐसे मैट्रिक्स बी के लिए लेंगे तो B12 प्लस B21 बार ये भी यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा। तो फाइनली ये ज़ीरो हो गया, तो बिलोंग्स कर जाता है W में। तो W जो है वो वेक्टर स्पेस है ओवर R। अभी क्योंकि अल्फा और बीटा मैंने रियल लिए थे, अब मैं अल्फा और बीटा को कॉम्प्लेक्स लेके देख लेता हूँ कि कॉम्प्लेक्स पर क्या फर्क आएगा। तो कॉम्प्लेक्स के लिए मैं ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर लेता हूँ, हो सकता है वो मुझे डायरेक्ट आंसर दे दे। तो मैं एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूँ और उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेता हूँ। तो मैट्रिक्स 1 प्लस आयोटा, इसका डायगनल मुझे 0 चाहिए, तो -1 माइनस आयोटा, यहाँ पर कोई एंट्री ले लेते हैं C प्लस आयोटा डी। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो -C, और कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस ही रहने देंगे, माइनस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 प्लस आयोटा और ये -1 माइनस आयोटा, इनका सम 0। ऐसे ही इसमें C प्लस आयोटा डी, और कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो -C माइनस आयोटा डी, ये भी 0। तो मेरी मैट्रिक्स जो है वो W की ही है, यानी कि जस्टिफाइड मैट्रिक्स है पूरी। अब मैं सिर्फ देख लेता हूँ कि इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो मैं ये कॉम्प्लेक्स एंट्रीज ले रहा हूँ, फील्ड फील्ड से आ रहा है ये, और मैं प्योर इमेजिनरी नंबर ले रहा हूँ। तो यहाँ पर इस एंट्री को मल्टीप्लाई कराएगा और ये जो एंट्री है वो इसकी जस्ट निगेटिव है, इसको भी कराएगा। तो यहाँ पर तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, -1 प्लस आयोटा उसी का निगेटिव है। तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, तो ये तो जस्टिफाइड है, इक्वल टू 0 आ जाएगा इसका डायगोनल सम। मुझे सिर्फ इसका चेक करना है। तो C प्लस आयोटा डी, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे, प्लस आयोटा -C प्लस आयोटा डी, इसका कॉन्जुगेट सम चेक करना है। तो ये हो जाएगा CI और आयोटा 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 स्क्वायर, तो -D। यहाँ पर चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, तो माइनस आयोटा C, और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो ये -D, और इसका मुझे लेना था कॉन्जुगेट, तो CI -D कॉन्जुगेट लेंगे तो ये तो रियल वाला पार्ट है, ये है हमारा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो CI, तो CI और CI 2CI माइनस के 2D। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा ये यहाँ पर अगर COD की वैल्यू मैं 1 और 2 पुट कर देता हूँ,
तो सी की जगह अगर मैं इफ आई चूज सी इक्वल टू 1, यानी कि एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स एंट्री ले लेता हूँ, सी इक्वल टू 1 और डी इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 2c 2i माइनस के 2 इंटू 2 यानी कि 4, तो ये हो जाएगा 2i माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, यानी कि W में बिलोंग्स नहीं करता है, तो W इज नॉट अ वेक्टर स्पेस, W इज नॉट अ वेक्टर स्पेस ओवर C। में एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दे रखा है y प्राइम इक्वल टू रूट y, और जो कंडीशन है y0 इक्वल्स टू एल्फा, जब एल्फा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो आपको बताना है एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन, यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे एल्फा ग्रेटर देन 0 के लिए और इक्वल्स टू 0 के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। dy अपॉन dx इक्वल्स टू रूट y, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाता हूं मैं इसमें, तो मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन dy अपॉन रूट y इक्वल्स टू dx, और इसको इंटीग्रेट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा y रेज टू द पावर हाफ, या आप इसको अंडर रूट y लिख दीजिए, अपॉन 1/2, और 1/2 को हम 2 ऊपर ले आए, और यहाँ से हमें मिलेगा x प्लस सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशन दे रखी है y0 इक्वल्स टू एल्फा, यहाँ पर हम यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 रूट एल्फा इक्वल्स टू 0 प्लस सी, यानी कि हमें सी का वैल्यू भी मिल जाता है, और ये सी का वैल्यू हम यहाँ पर यूज करते हैं। इस तरह से जो हमें सॉल्यूशन कर्व है वो मिलता है 2 रूट y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 रूट एल्फा। अब हमें यहाँ पर एल्फा पर दो तरह से कंडीशन दे रखी है, एक एल्फा ग्रेटर देन 0 और एक एल्फा इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले इक्वल्स टू 0 पर देख लेते हैं। जब एल्फा आपका 0 हो जाएगा तो हमें जो इक्वेशन है वो इस तरह से मिलेगी 2 रूट y इक्वल्स टू एक्स, और इसके आपके कई सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं y की वैल्यू, आप जैसे कि मैं 16 पुट करता हूँ, y इक्वल्स टू 16, y सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू टेक करेगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 2 इज 8, यानी कि x का वैल्यू करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू हमें मिलेगा 8। अगर मैं y का वैल्यू अगर 25 चूज करता हूँ तो हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा 10। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमें डिफरेंट वैल्यूज, यानी कि और भी सॉल्यूशन मिल रहे हैं, डिफरेंट सॉल्यूशन मिल रहे हैं। अगर एल्फा इक्वल्स टू 0 है तो एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये बात सही है। यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यानी कि अगर ऑप्शन ए सही है तो डी ऑटोमेटिक फॉल्स हो जाएगा। अब हम ग्रेटर देन कंडीशन के लिए चेक कर लेते हैं। अगर एल्फा ग्रेटर देन 0 है, तो अगर एल्फा ग्रेटर देन 0 है तो हम एल्फा को 1 पुट कर देते हैं, तो ये हमें फिर से सेम इक्वेशन मिल जाएगी। 2 रूट वाई सेम तो नहीं मिलेगी, x प्लस 2, और अगर मैं यहाँ पर y का वैल्यू अगर 16 पुट करता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू x की मिलेगी, उसके करस्पॉन्ड यहाँ से 4 टू ज़ 8, और ये मिलेगा हमें 6। अगर मैं y का वैल्यू 25 पुट करता हूँ तो 10 10 में से 2 जाएंगे 8। इस तरह से हमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो मिल रहा है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई सॉल्यूशन ना मिले। ऑप्शन बी आपका रॉन्ग हो जाता है और ऑप्शन सी आपका ट्रू हो जाता है, यानी कि इसमें दो ऑप्शन ट्रू थे, ए और सी। यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ, जो R2 से R पर डिफाइन है, और यहाँ पर फंक्शन एफ के लिए जो कि एक्स वाई का फंक्शन है, यानी कि 2 वेरिएबल है, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर दे रखा है। अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, यानी कि डी यू एफ एट द पॉइंट 0 0, अगर जो पॉइंट है जिस यू की मैं बात कर रहा हूँ किस डायरेक्शन में, कोस एल्फा आई कैप प्लस साइन एल्फा जे कैप, यहाँ पर ये वेक्टर दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है साइन एल्फा 0 नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ कोट एल्फा। कोट एल्फा को अगर मैं लिखता हूं तो वो क्या होता है, कोस एल्फा
अपॉन साइन एल्फा। क्योंकि हमसे कोट एल्फा की वैल्यू पूछी है तो यहाँ पर साइन एल्फा 0 नहीं होना चाहिए, जो कि कंडीशन में मेंशन कर रखा है। आप इसको आगे जनरलाइज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर ग्रेडियंट की टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट एफ, और इसको पॉइंट पर निकालेंगे जिस पॉइंट पर कहा गया है डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर। मान लीजिए यू कैप मैं उससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये हमें क्या देता है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव देता है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब है एक पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं उस पॉइंट को सभी डायरेक्शन से आप चेक करते हैं। लेकिन सभी डायरेक्शन से चेक करना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेट पाथ तो होते ही हैं, कर्व टाइप पाथ भी होते हैं। इसलिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव को जब भी पूछा जाता है एक डायरेक्टेड डायरेक्शन में पूछा जाता है, और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको यूनिट वेक्टर ही दिया जाए, आपको कोई सा भी वेक्टर की हेल्प से आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। लेकिन यूनिट वेक्टर की हेल्प से अगर आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसको निकालना कन्वीनियंट हो जाता है। अगर किसी पॉइंट पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होगा। ऐसी बहुत सी सिचुएशन आएंगी जहां पर आप ये देखेंगे कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव उस पॉइंट का एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फंक्शन वहां पर कंटिन्यूस नहीं है। क्योंकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब हुआ कि फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक कर रहे हैं किसी तरह से, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस भी होता है। लेकिन डायरेक्शनल डेरिवेटिव अगर उस पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जरूरी नहीं कि फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। अगर लिमिट की टर्म्स में मैं बात करूं कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव को कैसे चेक करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, या मैं अगर डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं तो उसको मैं लिख सकता हूं f प्राइम, क्योंकि अगर पॉइंट c पर मैं चेक कर रहा हूं तो c, और इन द डायरेक्शन u डायरेक्शन में अगर मैं चेक कर रहा हूं तो इसको लिख सकता हूं मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f c वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, c प्लस यू एच, u है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हम चेक कर रहे हैं, माइनस एफ सी अपॉन एच। अगर यहाँ पर 2D की बात की जाए तो c का जो c पॉइंट जो होगा वो ए बी से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा एफ ए कॉमा बी प्लस यू की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जैसे u1 u2, ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उसको आप s से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर माइनस एफ सी अपॉन एच। इस तरह इसको फर्दर जनरलाइज कर सकते हैं आप 2D में। यहाँ पर हमें 0 0 पर चेक करना है तो यहाँ पर ए बी का जो रोल है वो 0 0 प्ले करेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो अब हमारा जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा f 0 कॉमा 0 प्लस h, और कॉन्स्टिट्यूएंट जो है दे रखे हैं आपको यहाँ पर कोस एल्फा कॉमा साइन एल्फा, यहाँ पर उसको s से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर ये f को f पर ऑपरेट करेंगे, माइनस f 0 0 डिवाइडेड बाय h। यहाँ से जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा या सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगी वो मिलेगी लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h कोस एल्फा कॉमा h साइन एल्फा डिवाइडेड बाय h। और यहाँ पर f का जो स्ट्रक्चर है जो आप देख सकते हैं गिवन, उसमें वो किस तरह से है, 1 प्लस एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर। इस तरह से हमें f का स्ट्रक्चर दे रखा है। तो यहाँ से क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h, ये जो नीचे वाला था ये यहाँ पर लिखा, और ये हो जाएगा 1 प्लस h कोस एल्फा अपॉन h साइन एल्फा, और यहाँ s से h कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर भी रहेगा। अगर हम इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें लिखना होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h
विद इन ब्रैकेट 1 प्लस कोट एल्फा रेज टू द पावर 2। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी लिमिट h टेंस टू 0 पुट करता हूँ तो ये मुझे मुझे मिलेगा इन्फिनिटी डॉट समथिंग। और इन्फिनिटी अगर आपका आ रहा है तो इसको अगर हम 0 कर देते हैं किसी तरह से, तभी आप इसकी लिमिट निकाल पाएंगे, क्योंकि ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा और इसको एल हॉपिटल रूल से निकाल सकते हैं। तो ये 0 किस केस में होगा? जब कोट एल्फा की वैल्यू -1 हो जाए। और हमसे यही पूछा था कि कोट एल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर कोट एल्फा इज इक्वल्स टू -1। अगर पावर सीरीज कन्वर्स करती है ये मोड x लेस देन सी के लिए और मोड x ग्रेटर देन सी के लिए डाइवर्स करती है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर जो सी कहा गया है वो एक तरह से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है। और इस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की हमें करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस वैल्यू बतानी होगी। लेकिन जो यहाँ पर सीरीज का फॉर्मेट दे रखा है n फैक्टोरियल अपॉन n रेज टू द पावर n x रेज टू द पावर 2n, जब भी आपको फैक्टोरियल फंक्शन अपीयर हो आप कोशिश करें उसमें रेशियो टेस्ट अप्लाई करने की, क्योंकि उसमें इजीली से हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इस सीरीज को इस तरह से देखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n रेज टू द पावर n इंटू एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर n, और एक्स स्क्वायर को आप रिप्लेस कर देते हैं कैपिटल एक्स से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा समेसन n फैक्टोरियल अपॉन n रेज टू द पावर n x रेज टू द पावर n। अब ये हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है समेसन un x रेज टू द पावर n। और इस केस में आप डायरेक्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई कीजिए, यानी कि r जो होगा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वो इक्वल्स टू होगा लिमिट, और ये लिमिट इसलिए मैंने मोड लगाया क्योंकि हमेशा रेडियस रेशियो टेस्ट जो है वो आपका पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए एप्लीकेबल होता है यू एन अपॉन यू एन प्लस 1। इस तरह से आप इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लीजिए। अगर किसी भी तरह का स्पेशल फॉर्मेट मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं दे रखा है तो आप एंटायर टर्म को यूएन मानो। जैसे कि मैं यहाँ पर जो यूएन मान लेता हूँ इसको समेसन एन फैक्टोरियल अपॉन एन रेज टू द पावर एन एक्स रेज टू द पावर 2n, इस कंप्लीट को मैं यूएन मान लेता हूँ। और यहाँ से जो मुझे मिलेगा लिमिट, क्योंकि अगर ये सीरीज कन्वर्स करती है तो ये कन्वर्स कब करेगी रेशियो टेस्ट के अकॉर्डिंग, जब हमारे लिमिट ऑफ यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 ये ग्रेटर होगी 1 से। तो यहाँ से हमें जो एक्सप्रेशन ऑब्टेन होगा वो x के टर्म में होगा, और x के टर्म में जब आपको एक एक्सप्रेशन ऑब्टेन होगा या कंडीशन ऑब्टेन होगी वहां से आप इजिली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल सकते हैं। यहाँ से हम यही फॉर्मेट अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और आपका un होगा n फैक्टोरियल अपॉन n रेज टू द पावर n x x रेज टू द पावर 2n इंटू n प्लस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ से n फैक्टोरियल से ये पूरा कट जाएगा, ब्रैकेट n प्लस 1 बचेगा, और यहाँ पर हमें डिनोमिनेटर में x रेज टू द पावर 2n प्लस 2 भी मिलेगा। यहाँ से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर x स्क्वायर बचेगा। यहाँ से n स्क्वायर से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा n की पावर n, और ऊपर जो मतलब एक्सप्रेशन हमें मिलेगा वो क्या होगा n प्लस 1 एक ब्रैकेट मिलेगा, और 1 प्लस 1 अपॉन n रेज टू द पावर n प्लस 1 ये न्यूमरेटर में मिलेगा, और डिनोमिनेटर में हमें n प्लस 1 और x रेज टू द पावर 2। n प्लस 1 से n प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाता है, और यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं 1 प्लस 0 रेज टू द पावर इन्फिनिटी या 1 रेज टू द पावर इन्फिनिटी टाइप का हमें ये फॉर्मेट मिल रहा है। इस केस में हमारी जो लिमिट होती है वो किस तरह से निकालते हैं, e रेज टू द पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी कि n प्लस 1 अपॉन n, और यहाँ से डिनोमिनेटर में तो एक्स स्क्वायर चल ही रहा है, ये लिमिट हो जाएगी इक्वल्स टू e रेज टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन एक्स स्क्वायर, और n आपका इन्फिनिटी को टेंड्स कर रहा है तो ये हो जाएगा e अपॉन एक्स स्क्वायर।
अब ये कन्वर्स तब करेगी जब ये ग्रेटर देन 1 होगा। इससे हमें ये पता चलता है कि एक्स स्क्वायर लेस देन ई, एक्स स्क्वायर लेस देन ई, यानी कि यहाँ पर जैसे कि मैं बता रहा था कि सीरीज को आप एक्स स्क्वायर टाइप से लिख लीजिए, तो यहाँ पर इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ई आ गया है। लेकिन आपसे पूछा गया था एक्स मोड एक्स लेस देन सी, तो यहाँ पर क्योंकि एक्स स्क्वायर लेस देन ई है, तो मोड एक्स भी आपका सी से लेस होगा, तो सी का यहाँ पर जो वैल्यू है, सी एक तरह से आपका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है, वो आपका ई होगा। तो ये पावर सीरीज कन्वर्स करेगी जब मोड एक्स स्क्वायर लेस देन ई होगा, और ये डाइवर्स करेगी जब मोड एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ई होगा। ये जो पावर सीरीज है मोड एक्स स्क्वायर लेस देन ए के लिए कन्वर्स करेगी और मोड एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए के लिए डाइवर्स करेगी। लेकिन हमसे पूछा गया था कि मोड एक्स लेस देन सी का वैल्यू, तो यहाँ से अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो मोड एक्स स्क्वायर लेस देन ई, और ई की जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 2.718 ये होती है। यहाँ से अगर मैं इसको मोड एक्स लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि मोड फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो आप स्क्वायर को आउटसाइड भी ले सकते हैं, तो मोड एक्स स्क्वायर इज लेस देन ई, और मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ मोड एक्स लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ ई। और स्क्वायर रूट ऑफ ई इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा, क्योंकि आपके पास इनबिल्ट कैलकुलेटर होगा उसमें आप डालेंगे तो अराउंड 1.64 के अराउंड आएगा, यानी कि ये सी का वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था मोड एक्स लेस देन सी, और यही आपका सी का रोल प्ले करेगा। यहाँ पर हमें 5 रेज टू द पावर 2015 कॉन्ग्रुएंट है ये n मोड 11 के, तो हमें यहाँ पर n का वैल्यू निकालना है, और n की जो पॉसिबल वैल्यू है वो आप यहाँ ब्रैकेट में देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस से अप्लाई करता हूँ, तो सबसे पहले मैं 2015 को फैक्टराइज करा देता हूँ, तो ये होगा 5 इंटू 13 इंटू 31, और मैं जानता हूँ क्योंकि यहाँ पर बेस आपको 5 दे रखा है, तो सबसे पहले 5 रेज टू द पावर 5 मैं कैलकुलेट करता हूँ, वो मुझे क्या मिलेगा, वो मुझे मिलेगा 3125। और जब मैं इस पर मोड 11 अप्लाई करता हूँ, मोड 11, तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा 1, यानी कि 5 रेज टू द पावर 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 11। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। और अगर मैं इसकी पावर 13 कर देता हूँ, क्योंकि एक फैक्टर यहाँ पर 13 भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं एक फैक्टर यहाँ पर 13 भी है, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा 1, यानी क्योंकि 1 की पावर 13 मोड 11, और इसका जो वैल्यू होगा वो हमें क्या मिलेगा 1 मोड 11। अब मैं यहाँ पर पावर 31 कर देता हूँ, तो 5 रेज टू द पावर 65 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, 13 5 जा 65, और उसकी पावर 31 कर देता हूँ मैं, तो ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा 1 रेज टू द पावर 31 के मोड 11, और 1 की पावर कितने भी हो वो 1 ही रहता है, 1 मोड 11। तो यहाँ से आपको पता चल गया है कि 5 रेज टू द पावर 2015 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 11। अब आपको यहाँ पर n का वैल्यू मिल गया है जो कि 1 है, और 1 इस सेट में आप यहाँ पर देख भी सकते हैं सेकंड वैल्यू है। में एक सेट दे रखा है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, और वो जो सेट है लीनियरली डिपेंडेंट है, तो हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले मैं एलिमेंट्स लिख लेता हूँ, x माइनस 1 माइनस एक्स 0, ये पहला मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स है 0x माइनस 1x, और थर्ड मैट्रिक्स है 1 1 माइनस 1 0। इस तरह से 3 मैट्रिक्स हमें दे रखे हैं। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसकी जो लास्ट एंट्री है और यहाँ पर जो ज़ीरो एंट्री है वो यहाँ पर है, तो किसी भी तरह से ज़ीरो एंट्री अगर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर है, तो अगर हम एक को स्केल्ड करेंगे तो दूसरा उसका स्केलर मल्टीपल नहीं आएगा, तो ये तो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहला और आखिर वाला मल्टीपल हो सकता है क्योंकि ज़ीरो सेम पोजीशन पर है।
आप देख सकते हैं। तो इनको सबसे पहले मैं रीराइट कर लेता हूँ, x माइनस वन माइनस एक्स ज़ीरो और 1 1 माइनस 1 0। ये दो हमारे मैट्रिसेस हैं और इनके अब आप देखिए ज़ीरो जो है सेम पोजीशन पर है। अगर मैं फर्स्ट मैट्रिक्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे रिटर्न क्या होगा, माइनस एक्स एक्स वन ज़ीरो। और ये जो था, अब आप देखिए दोनों की लास्ट रो सेम हो गई है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस वन। पर एक वेक्टर स्पेस दे रखा है जिसको डिनोट किया गया है m2/2 से, और इसकी जो एंट्रीज हैं मैट्रिसेस की वो रियल नंबर है। एक सब स्पेस है इसका V और जिसके एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि डायमेंशन V की क्या होगी। V की डायमेंशन निकालने के लिए कोई भी एक एलिमेंट जो V में बिलोंग करता है उसको कंसीडर कर लीजिए। तो मान लेते हैं एक एलिमेंट A जिसका स्ट्रक्चर है ए बी सी डी इस तरह से, और ये V में बिलोंग कर रहा है, यानी कि A बिलोंग्स टू B। इसका मतलब है कि A और मैट्रिसेस 0 2 3 1 इक्वल्स टू 0 2 3 1 और A सेटिस्फाई करेगा। और ए जो मैट्रिक्स हमने लिया है उसका स्टैंडर्ड लिख दीजिए, ए बी सी डी, और ये मल्टीप्लाई कर रहा था 0 2 3 1 से, और इसके इक्वल में था 0 2 3 1 और फिर से मैट्रिसेस ए बी सी डी। अब यहाँ पर ये समझ लीजिए कि डायमेंशन का मीनिंग क्या है। डायमेंशन का मीनिंग है कि अगर कोई भी एलिमेंट हम लेते हैं तो कितनी चॉइसेस पर हम फ्री हैं उस एलिमेंट को पिक करने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पर मैट्रिसेस ए लिया तो यहाँ पर ए बी सी डी जो कि रियल एंट्रीज हैं, तो हम कितने रियल एंट्रीज पर इंडिपेंडेंट हैं कोई भी वैल्यू पुट करने के लिए, हम वो वाली वैल्यू सीख करना चाहते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 3b 3d 2a प्लस बी 2c प्लस डी। लेफ्ट हैंड साइड ये मिलेगी और राइट हैंड साइड मिलेगी 2c 2d 3a प्लस सी और 3b प्लस डी। मैट इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस से हम यहाँ पर इसको इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, यानी कि 3b इक्वल्स टू 2c 2a प्लस बी इक्वल्स टू 2d। लिख सकते हैं 3a प्लस सी इक्वल्स टू 3d और 3b प्लस डी इक्वल्स टू 2c प्लस डी। इस तरह से हमने चार इक्वेशन में लिखा और सभी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, यानी कि राइट हैंड साइड 0 बना दीजिए। होमोजीनियस सिस्टम में लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ 3b माइनस 2c इक्वल्स टू 0, 2a प्लस बी माइनस 2d इक्वल्स टू 0 और 3a प्लस सी माइनस 3d इक्वल्स टू 0, और लास्ट वन रिड्यूस होके इक्वेशन वन में आ जाएगी। तो यहाँ पर तीन इक्वेशन है और यहाँ पर ए बी सी डी ये चार अननोन है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ए बी सी डी इनमें चारों में से कितने अननोन पर हम इंडिपेंडेंट हैं। तो हम इस होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब है यहाँ पर हम एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो हम इसको मैट्रिक्स नोटेशन में लिख लेते हैं। मैट्रिक्स नोटेशन होगा 0 2 3 0 2 3 और 3 1 0 माइनस 2 0 1 0 माइनस 2 माइनस 3। और अब इस पर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाइए। सबसे पहले यहाँ पर इसके इक्विवेलेंट मैट्रिसेस होगा 2 3 0 1 0 3। हमने रोज को इंटरचेंज किया है, 0 1 माइनस 2 माइनस 3 0। इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होगा 2 1 0, डिवाइड कर दिया है 1 0 3 0 1 अपॉन 3 माइनस 2 माइनस 1 0। मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाता जा रहा हूं ताकि एक सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मुझे मिल जाए। और फाइनली मुझे एक इक्विवेलेंट मैट्रिक्स 2 0 0 1 माइनस 1 3 0 1 अपॉन 6 माइनस 2 3 बाई 2 0। ये एक मुझे इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलता है और इस इक्विवेलेंट मैट्रिक्स से मैं लिख सकता हूँ
इसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और कर लीजिए ताकि और सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल जाए। 2 1 0 -2 0 -1 1/6 और 3/2। लास्ट रो मिलेगी 0 0 3/2 और 3। अब यहाँ से मुझे मिला -3/2 से +3d इक्वल्स टू 0 और यहाँ से d इक्वल्स टू c/2। ये मुझे d मिल गया इन टर्म्स ऑफ c। अब मैं दूसरी इक्वेशन को यूज कर सकता हूँ, -b + 1/6 c + 3/2 d इक्वल्स टू 0 और इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ -12b + 2c + 9c इक्वल्स टू 0 और यहाँ से मुझे b का जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है 11c/12। एक इक्वेशन और बची है, यानी कि फर्स्ट से मैं लिख सकता हूँ 2a + b - d इक्वल्स टू 0 और यहाँ से मैं c इक्वल्स टू -24a/5 ये लिख सकता हूँ। अब मेरे पास मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर था a b c d, उसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? उसको मैं लिख सकता हूँ, a की जगह तो वही रहेगा, b की जगह 11 c/12 आ जाएगा। c का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? -24a/5 यहाँ से आप देख सकते हैं और d हम लिख सकते हैं c/2। अब ये जो मैट्रिक्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं a और c एक तरह से अननोन है, तो यानी कि अगर इसकी वैल्यू मिल जाए तो हम कंप्लीट मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, यानी कि डायमेंशन ऑफ v 2 होगी। डिफाइन किया गया है जो आर स्क्वायर से आर पर डिफाइन है और उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से डिफाइन है y/sin y, जब आपका y नॉन जीरो है और जीरो के लिए उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो हमें इस डबल इंटीग्रल को फाइंड आउट करना है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ 1/π² 0 to 1 और ये है साइन इनवर्स x/π/2 f ऑफ x, y। तो यहाँ पर अगर मैं इस इंटरवल में देखता हूँ साइन इनवर्स x से π/2 तो मुझे लेना होगा y/sin y, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं y इसमें 0 नहीं है। y/sin y dy dx, अगर मैं इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता हूं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो फंक्शन है। इस तरह से हमें कोई भी इंटीग्रेशन इजीली हम नहीं कर सकते हैं। अगर मैं इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर देता हूं तो ये मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देख लेते हैं। तो y की जो लिमिट है वो है y इक्वल टू साइन इनवर्स x से π/2 और जो x की लिमिट है वो है 0 से 1। जो वेरिएबल लिमिट में प्रेजेंट होगा वो लिमिट होता है दूसरे की, यानी कि y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है। अब हम यहाँ से रीजन ऑफ इंटीग्रेशन प्लॉट करेंगे। तो ये है मेरा एक्स वाई एक्सेस और ये है मेरा साइन इनवर्स x का ग्राफ। यहाँ पर ये आप एसिम्पटोट समझ सकते हैं। ये है x इक्वल्स टू -1 और ये है x इक्वल्स टू 1 और ये जो ग्राफ है या कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रहा है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। यहाँ पर जो x की लिमिट है 0 से 1 दे रखी है। ये वाली लाइन हमारी π/2 से यहाँ पर ये -π/2 है। अब हमें न्यू लिमिट देखनी है। तो न्यू लिमिट देखने के लिए सबसे पहले मैं एक एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप कंसीडर कर लेता हूं जिसका लेंथ 0 से कर्व तक जा रहा है, यानी कि x की जो न्यू लिमिट्स होंगी वो 0 से, और x को आप रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ y, यानी कि ये साइन y हो जाएगा, क्योंकि यहां से आप इसको यूज कर सकते हैं x इक्वल्स टू साइन y। और जो y की लिमिट है, y की लिमिट कहां से कहां तक है? y की लिमिट रहेगी आपकी 0 से π/2। आपको x और y की न्यू लिमिट्स मिल गई हैं, अब उसको पुट कीजिए।
तो यहाँ पर 1/π² सेम रहा और यहाँ पर y की कांस्टेंट लिमिट है 0 से π/2 और x की न्यू लिमिट है 0 से sin y और हमारा जो इंटीग्रेंड फंक्शन था वो था y/sin y dx dy। तो सबसे पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ कांस्टेंट और यहाँ पर क्योंकि कांस्टेंट है तो डायरेक्ट लिमिट का डिफरेंस कर देते हैं 1/π²। ये रहेगा 0 से π/2 और हो जाएगा ये y/sin y और लिमिट का डिफरेंस हो जाएगा sin y -0 यानी कि sin y ही। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और इसको इंटीग्रेट करेंगे y के रेस्पेक्ट में। y के रेस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेट करेंगे 1/π² सेम रहेगा y²/2 और लिमिट रहेगी 0 से π/2। अगर हम लिमिट रखते हैं तो हमें क्या एक्सप्रेशन मिलता है 1/π² इंटू π²/4 इंटू 2। ये 2 रहा ये वाला जो कि डिनोमिनेटर में था। यहाँ से π² कैंसिल आउट हो गया है। हमें जो एक्सप्रेशन मिलता है वो मिलता है 1/8 और 1/8 का वैल्यू डेसिमल में हम लिख सकते हैं 0.125। इस डबल इंटीग्रल का अब हमें वैल्यू मिल गया है 0.125। कोफिशिएंट निकालना है x माइनस π/4 क्यूब का टेलर सीरीज एक्सपेंशन में। अगर कोई फंक्शन हमें दे रखा है तो किसी पॉइंट के अराउंड टेलर सीरीज एक्सपेंशन कैसे लिखते हैं तो आप ये जानते ही हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पॉइंट दे रखा है π/4। अगर मैं π/4 के अराउंड टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिखता हूँ तो मैं उसको कैसे लिखूंगा f(x) इक्वल्स टू f π/4 प्लस f डैश π/4 विद इन ब्रैकेट x माइनस π/4 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस f प्राइम π/4 इंटू एक्स माइनस π/4 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। इसी तरह ये आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था x माइनस π/4 क्यूब का कॉफिशिएंट, तो यहाँ पर इसका जो कॉफिशिएंट होगा वो क्या होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं f प्राइम π/4 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो हमें f ट्रिपल प्राइम निकालना होगा और उसमें π/4 की वैल्यू पुट करना होगा। यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल्स टू 3 sin x cos x प्लस π/4, यहाँ पर ये फंक्शन दे रखा है। एक साइन फंक्शन है और कोस फंक्शन, दो अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं। तो हम कोशिश करते हैं इसको एक ही फंक्शन बनाने की। तो मैं क्या करता हूँ 3/2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स प्लस π/4। इससे क्या होगा मैं यहाँ पर 2 sin a कोस b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ और अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/2 साइन a प्लस बी यानी कि हो जाएगा 2x प्लस π/4 और प्लस साइन a माइनस बी और a माइनस बी से हो जाएगा माइनस π/4। आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, उसको भी यूज करेंगे 3/2 साइन 2x प्लस π/4 और ये हो जाएगा माइनस साइन π/4, उसका वैल्यू होगा 1/√2। अब यहाँ पर हमें f(x) की वैल्यू मिल गई है। अब हम यहाँ से आने वाले डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि f प्राइम x का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 3/2 इंटू 2 कोस 2x प्लस π/4, क्योंकि साइन का जो डेरिवेटिव होगा वो कोस होगा और फिर जो इसका आर्ग्यूमेंट है इसका करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें मिला 3 कोस 2x प्लस π/4। अब यहाँ से इसका डबल प्राइम निकालेंगे, f डबल प्राइम x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 साइन 2x प्लस π/4 और यहाँ से अगर मैं ट्रिपल प्राइम x निकालता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -12 कोस 2x प्लस π/4। अब हमें ट्रिपल प्राइम की वैल्यू मिल गई है, लेकिन
हमें तो चाहिए था ट्रिपल प्राइम पाई बाई 4 का वैल्यू, तो वो हम निकाल लेते हैं। एफ ट्रिपल प्राइम पाई बाई 4, इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, -12 कोस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 और कोस 90 प्लस थीटा। कोस 90 प्लस थीटा आपका होगा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस में हो जाएंगे, ये 12 साइन पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 का वैल्यू √1/√2, यानी कि 12/√2 यहाँ पर ये आ गया है। लेकिन हमें तो चाहिए था कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस पाई बाई 4 क्यूब का, जो कि कॉफिशिएंट क्या था, एफ ट्रिपल प्राइम पाई बाई 4 अपॉन फैक्टोरियल 3। तो यहाँ से हमें मिला 12/√2 और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 टू द 12, यानी कि 2/√2, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो √2। √2 का अगर डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस, 1.414। तो आपसे जो पूछा गया था कि इसका कॉफिशिएंट क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1.414। फाइंड आउट करनी है एक्सप्रेशन को। अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं एक्सप्रेशन में तो हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है। और जब भी इस तरह की इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलती है हम उसको इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम इजिली लिमिट निकाल पाएँ। तो इसको सबसे पहले मैं एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 9/x इसको ऐसे ही रहने दिया और मैंने एलसीएम लिया x माइनस टेन इनवर्स x, अपॉन में आ जाएगा आपका x टेन इनवर्स x। अब मैंने यहाँ पर टेन इनवर्स x का एक्सपेंशन किया, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 9/x ये ऐसे ही रहने दिया और यहाँ पर लिखा x माइनस टेन इनवर्स एक्स का जो एक्सपेंशन होता है वो क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5/5, और ये इसी तरह से आगे बढ़ेगा डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका x टेन इनवर्स x चल ही रहा है। तो इसको मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ ताकि लिखना कन्वीनियंट रहे। लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और ये हो गया है 9/x स्क्वेयर टेन इनवर्स x, और यहाँ से x आपका कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिलेगा x3 x³ अपॉन 3 प्लस ये टर्म माइनस की हो जाएगी क्योंकि ब्रैकेट के आउटसाइड माइनस है, x की पावर 5/5 प्लस x की पावर 7/7। इस तरह से हमें ये मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं x की पावर 3 है और ये x की पावर 2 है। अगर मैं यहाँ से x की पावर 3 आउटसाइड ले लेता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव x³ और ये 9 भी था, एक्स स्क्वेयर टेन इनवर्स एक्स और इनसाइड ब्रैकेट बचेगा 1/3 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 5 प्लस एक्स की पावर 3/7। क्योंकि पावर 3 आई है तो यहाँ पर 4 बचेगा। इस तरह से एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। अभी यहाँ से एक्स की पावर 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमें मिल रहा है लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव 9x अपॉन टेन इनवर्स x और इनसाइड ब्रैकेट मिला 1/3 माइनस एक्स स्क्वेयर 5 प्लस एक्स की पावर 4/7। फिर हमें मिलेगा आगे टर्म ऐसी मिलती जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर x टेंस टू 0 लिमिट यूज करता हूँ तो ये सारी टर्म आपकी 0 को चली जाएंगी। यहाँ से हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, ये मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 9x अपॉन टेन इनवर्स x इंटू 1/3, और यहाँ से 9 से आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं तो ये 3 हो जाएगा। फाइनली हमें मिलता है लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 3x अपॉन टेन इनवर्स x। अब मैं इसमें एल हॉपिटल रूल यूज कर लेता हूं तो 3 को आउटसाइड लिया, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x²। अब मैं इसमें लिमिट पुट करता हूं तो ये मुझे मिलेगी लिमिट 3। इस
एक्सप्रेशन की जो लिमिट है वो आपको 3 मिलती है। पी और क्यू, पी का जो साइज है वो 4/6 है और क्यू का जो साइज है वो 5/4 है। यहाँ पर प्रोडक्ट मैट्रिक्स क्यूपी वेल डिफाइन है क्योंकि 4 कॉमन फैक्टर है और आपको कहा गया है कि रैंक ऑफ क्यू जो है वो 4 है और रैंक ऑफ क्यूपी वो आपको 2 दे रखी है। आपसे पूछी गई है कि रैंक ऑफ पी क्या होगी। तो हमें एक रिलेशन पता है रैंक ऑफ प्रोडक्ट का। रैंक ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है? वो एट मोस्ट होता है मिन ऑफ रैंक पी कॉमा रैंक क्यू और एट लीस्ट होता है रैंक पी प्लस रैंक क्यू माइनस कॉमन फैक्टर यहाँ पर 4 है। रैंक क्यू यहाँ पर 4 दे रखी है, 4 - 4 ये रैंक पी वैसे ही लेस देन इक्वल्स टू होगा रैंक क्यू पी के और ये लेस देन चल रहा है, लेस देन इक्वल्स टू मिन ऑफ रैंक क्यू 4 दे रखा है और रैंक पी हमें निकालना है। अगर इस इनइक्वालिटी को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है? रैंक पी वो लेस देन इक्वल्स टू होता है रैंक क्यूपी के और रैंक क्यूपी जो है लेस देन इक्वल्स टू वो मिन के है इसके 4 कॉमा रैंक पी। रैंक क्यूपी यहाँ पर 2 दे रखा है, रैंक पी मिन ऑफ 4 कॉमा रैंक पी। अगर हम यहाँ से ये इम्प्लाई कर रहे हैं कि जो P की रैंक है वो पॉसिबल रैंक क्या है? 0, 1 और 2, लेकिन ये कंडीशन इम्प्लाई कर रही है कि रैंक जो P की रैंक है वो 0 और 1 पॉसिबल नहीं है, तो ओनली रैंक P क्या हो सकती है? 2 हो सकती है।